नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये मेरी जो वीडियो है ये हिमाचल प्रदेश जो जीके है, हिमाचल का जो जीके है, और इसमें जो मैंने मेन फोकस किया है वो एचपीएस एंड एलाइड सर्विसेज जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको लेकर है। तो इसमें जो मैंने पहला टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए वो है वेरियस लैंड रिफॉर्म एक्ट इनेक्टमेंट मेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट with time to protect agriculture society and abolish land tenure system in हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन इस तरह का है कि फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, चाहे वो एचएस का मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलाइड का मेंस एग्ज़ाम हो, और इवन बहुत बारी प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा, अगर आप इसको आगे फर्दर और पढ़ना चाहते हो डिटेल में, तो जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उसके बावजूद, तो वो हमारी जो बुक है जोग टाइप एकेडमी हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी एचएस मेंस, तो इसमें हमने कोशिश ये की है कि जितने भी जो आपका एचपीजीके वाला पोर्शन है मेंस में, उसको टॉपिक वाइज हमने इसमें कवर कर रखा है। तो आप देख लेना, इस जो भी मैं यहाँ टॉपिक करवाता जाऊँगा, तो आप इस सोर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब इस सोर्स को आप पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा कंट्री के अंदर अगर हम बात करें, तो आज़ादी से पहले भी यहाँ पे एक सिस्टम रहा है जिसको मैंने बोला है ज़मींदारी सिस्टम। अब ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि जो एक ज़मींदार था वो हमेशा मिडल मैन रहता था गवर्नमेंट के बीच में और जो एक्चुअल में लैंड में काम करते होते थे। तो इस तरह से अब ये जो लैंड ओनर होता था, जो लैंड लॉर्ड होता था, इसके पास बहुत बड़ी लैंड होती थी और वो आगे लैंड टेनेंट को देता था और उनसे कुछ परसेंट लेता था और उसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को रेवेन्यू के तौर पर देता था। तो अब प्रॉब्लम भी आती थी इस तरह से, बहुत सारे लोग इस तरह से जो बड़े स्मॉल फार्मर्स हैं और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनके पास लैंड नहीं है, वो सिर्फ लेबर का काम ही कर रहे हैं और हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे लैंडलॉर्ड के पास में। तो ये एक बड़ी इनइक्वालिटी थी सोसाइटी के अंदर। जो लैंड थी दैट वाज कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, और जो कुछ जो लोग थे वो बिल्कुल इससे बाहर हो रखे थे। और दूसरी एक फ्लॉज ये था हमारे संविधान में कि राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा था। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसमें एक लैंड ओनर को एक उसके पास अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, वो लैंड को अपने तरीके से वो एक्वायर कर सकता था जितना वो चाह सकता था। तो अब इस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी भी वहाँ पे है। और दूसरी तरफ से हम क्या चाहते हैं कंट्री के अंदर, जो लैंडलॉर्ड जो सिस्टम है उससे भी लड़ना चाहते हैं। तो इसी के चलते हुए 1951 में लैंड रिफॉर्म जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और जिसको हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, और उसी के चलते हुए 9 शेड्यूल भी आ गया। जो 9 शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था और लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर से ही आया था। तो 9 शेड्यूल में ये रखा गया था, देखिए, अगर फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है तो वहाँ पे जुडिशरी का यहाँ पे राइट बनता है उसमें इंटरवीन करना और उन राइट्स को बचाना। तो जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जो जुडिशरी है वो बीच में आएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अगर कोई सरकार ऐसा कानून बनाए दैट इज़ आर्बिट्रेरी इन नेचर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, देन जुडिशरी वहाँ बीच में आती है। तो अब इस तरह से जुडिशरी को बाहर रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक 9 शेड्यूल बनाया और इस 9 शेड्यूल में ये बताया गया अगर कोई एक्ट स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया गया और 9 शेड्यूल के अंदर रख दिया गया तो वो जुडिशियल जो रिव्यू है उससे वो इम्यून हो जाएगा, जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, राइट। तो अब यही बात, इसका जो मेन मकसद था वो लैंड रिफॉर्म लेकर आना था। तो एक बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म था किसी तरह से कि ज़मींदारों से लैंड लेनी है और वो गरीबों में, जो लैंडलेस लोग हैं, उनमें बांटनी है। तो अब देखिए, अगर हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हिमाचल में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना है। दूसरा था कि जो लैंडलेस पीपल है, जो बिल्कुल मार्जिनल स्मॉल फार्मर है, उनको लैंड प्रोवाइड करनी है, राइट। और तीसरा एक मुद्दा ये है कि हमेशा हिमाचल एक ऐसी स्टेट रही है जो हिली एरिया है और इसकी जो नेबरिंग स्टेट है वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से लोगों का हमेशा अट्रैक्शन रहा है कि किसी तरह से वहाँ पे यहाँ से लैंड को एक्वायर किया जाए और यहाँ पे लैंड खरीदी जाए, है ना। और जैसे फॉरेस्ट को इसके लिए एक्सप्लॉइट किया जाए बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हमें अपनी लैंड को जो बाहरी राज्य थे उनसे भी बचाना था। तो गवर्नमेंट के सामने 3 बात थी लैंड रिफॉर्म को लेकर। एक तो लैंड लेस पीपल को लैंड प्रोवाइड करनी है,
और जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसको ख़त्म करना है, और जो हमारे पास जो बाहर से जो हमें अटैक हो सकता है हमारी लैंड के ऊपर, वो परचेज़ कर सकते हैं या कुछ और तरीका हो सकता है, उनसे भी बचाना है, प्रोटेक्शन देनी है ताकि बाहर वाले कोई लोग ना आए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस रिफॉर्म के अंदर, वो थी कि जो यहाँ पे कुछ लैंड ऐसी है जो वेस्ट लैंड है, जो गवर्नमेंट की लैंड है, चाहे वो फॉरेस्ट के साथ लगी हो या विलेज एंड सिटी के बाहर की जो लैंड हो, और उस वेस्ट लैंड को भी यूज़ में लाना है। और यूज़ में किस तरह से लाना है कि जो लैंड लॉस लोग हैं उनको वो लैंड मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो ये सारा अपने आप में एक लैंड रिफॉर्म है। अगर हम मोटे तौर पर देखेंगे, लैंड रिफॉर्म को मतलब है कि हिमाचल बनने के बाद ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना है, फर्स्ट पॉइंट। लैंडलेस पीपल को लैंड प्रोवाइड करनी है, सेकंड पॉइंट। और हिमाचल की जो लैंड है वो बाहर के जो स्टेट्स है उनसे प्रोटेक्शन देनी है। और तीसरी जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेस्ट लैंड है, जो सरकार की जो लैंड है, वो किसी तरह से लोगों को देनी है जो लैंडलेस लोग हैं। तो इस तरह से एक ये लैंड रिफॉर्म है। तो अब इसी बात को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने कुछ टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ एक्ट बनाए, कुछ पॉलिसी बनाने की बात की है, और उन एक्ट को ही आज की डेट से भी हम उन एक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लैंड का जो सेलिंग है, जो बाहर वालों को बेचना है या गवर्नमेंट को एक्वायर करना है, तो ये इसी के आधार पर चलता होता है, राइट। अब जो क्वेश्चन आ रखा है हमेशा, जो इस पे क्वेश्चन आया है वो इसी बेस पर आया है, या राइट ऐसे टाइप आंसर ऑन वेरियस इनेक्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म। अब ये क्वेश्चन आप याद रख लो कि आप सिंपली आप ये क्वेश्चन समझ लो कि इसी को लिखना है आपने, जो यहाँ पे पॉइंट लिखे बताऊंगा मैं, इस तरह से डिस्कस करूंगा, इसी के बेस पर बनेगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी लैंड इनेक्टमेंट्स हुए, या इनेक्टमेंट लिखा होगा वहाँ पे या एक्ट लिखा होगा, उन एक्ट के आधार पर अपना आंसर लिखो, उसमें क्या क्या प्रोविजन रखे गए थे, किस तरह से इन डिफरेंट एक्ट ने हिमाचल के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी। तो फिर से वही बात है जो मैं आपकी लास्ट वीडियो बता रखा है कि आपने ध्यान देना है कि आप देखिए आंसर आपका जो 4 मार्क का होगा, 8 मार्क का होगा, 20 मार्क का, उसमें आप ज़्यादा नहीं लिख सकते। उसमें आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए और कुछ बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए, और उसी के आधार पर ये आंसर बन जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्ट आया था, इस एक्ट का नाम है HP एबोलिशन ऑफ लैंड स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट 1853। ये क्वेश्चन प्री में पूछ रखा है। तो पहला एक्ट था HP एबोलिशन ऑफ बिग लैंड स्टेट, जो बड़े बड़े जो लैंड होल्डर है उनका एबॉलिश करना है, और साथ में क्या आना है, लैंड रिफॉर्म। और ये 53 का एक्ट है, और इस एक्ट को जो इम्प्लीमेंट किया गया था 58 में। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्री के लिए बन सकती है। अब इसमें क्या, किसको किसको यहाँ पे बचाना है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कीवर्ड आपके लिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ टेनेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ टेनेंट्स। अब यहाँ पे टेन्योर ऑफ टेनेंट्स से क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास लैंड है, और ये पोर्शन मैंने मान लो ये दिया है ए टेनेंट्स को, ये दिया बी को, उनको मालिक मैं हूँ, इसका मेरा नाम है, और मैंने वो आगे लैंड दे रखी है। अब इस बी को ये नहीं पता कि किसी भी दिन अगर लैंडलॉर्ड का मूड ख़राब हो गया और वो इससे निकाल देगा उसको, और ये जो लैंड का पट्टा होगा ये सी को दे देगा, तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा उसका, उसके पास कोई काम नहीं होगी, वो सिक्योर नहीं है अब। तो इसलिए सबसे पहला था कि टेन्योर, जो उसके टेन्योर है, अगर 5 साल के लिए लैंड दी जा रही है तो उसको 5 साल मिलने चाहिए, वो लैंड वो सेफ होना चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़ है, अगर वो एकदम से निकालना भी चाहता है, अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि जो लैंड लॉर्ड है, हो सके उसको लैंड वापस चाहिए होती है, एकदम से वापस भी चाहिए होती है उसको, मान लो उसको कुछ ऐसी नौबत आ गई कि उसको अपनी लैंड वापस चाहिए, कहीं उसने सेल करनी है, और या अपने उसने कुछ प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे कंडीशन रखी गई थी, अगर वो टेनेंट को हटाता भी है तो कम से कम 1/4 लैंड से नहीं हटा पाएगा। अगर मान लो उसके पास 100 यूनिट लैंड है, तो जो लैंड लॉर्ड है 75 यूनिट वो ले लेगा, बट 125 यूनिट्स वो नहीं लेगा। तो इस तरह से उसको एक सिक्योरिटी मिल गई यहाँ पे। नेक्स्ट है राइट टू टेनेंट टू एक्वायर इंटरेस्ट ऑफ लैंड ओनर।
अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो देखो, ये दूसरा पहला ऑप्शन ये दे दिया लैंड टेनेंट्स को कि आपको नहीं छेड़ेगा, जो आपको टाइम अलॉट किया गया है, चाहे 2 साल 5 साल जितना भी है उसमें आपको रहेगा, और अगर हमें लेना भी हुआ तो 1/4 आपके पास रहेगा। अब दूसरा, अगर मान लो टेनेंट का मन ये कर गया, वो चाहता है कि मैं लैंड ही ले लूँ, मैं लैंड ही खरीद लूँ, तो इसके लिए प्रोविज़न रखा गया। तो अब यहाँ पे क्या है, जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड से अपनी उस लैंड को खरीद भी सकता है, वो चाहे तो, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत अभी भी चलता है, ऐसा पहले भी होता था लैंड किसी और के नाम है, बट जिसको हम बोलते हैं कब्ज़ा, कब्ज़ा किसी और का है। तो अब यहाँ पे जो कब्ज़े वाले जो लोग थे, वो 5 साल से 10 साल से काम तो कर रहे हैं उस लैंड के ऊपर, बट उनके नाम नहीं है। अब वो लोग चाहते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारे नाम में, हमारे नाम हो जाए लैंड। तो अब इसके लिए क्या है, अगर उनके नाम लैंड हो जाएगी तो उनके पास कौन सा राइट आएगा, इंटरेस्ट ऑफ लैंड ओनर, तो वो लैंड के ओनर हो जाएंगे। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक कंपनसेशन ऑफिसर बना दिया। अब देखिए, अगर मैं मान लो टेनेंट हूँ उस लैंड पे, मेरे नाम, कब्ज़ा मेरा है बट किसी और के नाम है, तो मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशन दूंगा कंपनसेशन ऑफिसर को कि मुझे इस लैंड का, ये लैंड मुझे मिलनी चाहिए। और कंपनसेशन ऑफिसर क्या करेगा उसके बदले में, कि उससे कुछ पैसे लेगा एक बारी में टेनेंट से, और वो पैसे कुछ गवर्नमेंट के पास जाएगा और कुछ पैसा लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा। तो इस तरह से 2 राइट मिल गए यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है। एक तो वो उसके लैंड को एकदम से छीन पाएगा कोई, जो उसके पास राइट है। दूसरा, वो एक्वायर कर सकता है, एक्वायर इंटरेस्ट ऑफ लैंड ओनर। ये आपके लिए कीवर्ड है जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप यही लिख पाओगे राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले में एक जो काम करने वाला आदमी है, और वो अब सेफ हो गया। अगर उसके पास पैसा है तो वो उस ज़मीन को अपने नाम भी कर सकता है। और देखिए, 2 तरह के टेनेंट्स होते हैं, एक होता है ऑक्यूपेंसी, एक होता है नॉन ऑक्यूपेंसी। अब जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स वो है जिसने लैंड को एक्वायर कर रखा है, ऑक्यूपाइड उसके पास है बट नाम में नहीं है। और एक होता है नॉन ऑक्यूपेंसी, जो काम करता रहता है सिर्फ लैंड के ऊपर, पर ना उसके पास उसका उसका कब्ज़ा है, ना ही उसके नाम में। अब दूसरा रिफॉर्म, HP नॉर्थवुड लैंड रिफॉर्म 1968। अब ये है नॉर्थवुड। अब देखिए, आप समझे इस बात को, यहाँ पे पहले पॉइंट पे कौन सिक्योर हो गया, जो टेनेंट्स है। और टेनेंट्स भी कौन से वाले, जो ऑक्यूपेंसी एंड नॉन ऑक्यूपेंसी वाले दोनों ही है। उनके पास टेन्योर की सिक्योरिटी मिल गई, और लैंड ओनर बन सकते हैं वो, और कंपनसेशन ऑफिसर के साथ उनको डील करना पड़ेगा। अब दूसरा है, अब सरकारी देख रही है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है। अब सरकार के पास क्या है, उसके पास कुछ अपनी ही लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है। जैसे मान लो ये विलेज है, विलेज के चारों तरफ हो सकता है सरकार की लैंड है, और यहाँ थोड़ा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वालों की लैंड है, पेड़ नहीं है यहाँ पे, लैंड है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस लैंड को, सरकारी लैंड को, जो लैंडलेस पीपल है उनको दे देगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी कि आप इस लैंड को रख लो। तो अब देखो, इसमें क्या है, राइट टू यूटिलाइज, जो वेस्ट लैंड है वो लैंड यूटिलाइज हो जाएगी, जो मार्जिनल फार्मर्स है या लैंडलेस पीपल है। और ये लैंड होगी कौन सी, वेस्ट लैंड, तो वेस्ट लैंड भी यूज़ हो गई। तो यहाँ पे HP नॉर्थवुड लैंड रिफॉर्म रूल्स 1968, इसमें है वेस्ट लैंड, वेस्ट जो गवर्नमेंट की लैंड होगी उसको यूटिलाइज़ करना, और उसको यूटिलाइज़ करेंगे वहाँ के लोग। तो यहाँ से भी कुछ लोगों को बेनिफिट मिल गया। अब समझ लिए, अगर मान लो गांव में 50 लोग ऐसे जिनके पास, जिनके नाम ज़मीन नहीं है, अब उन 50 में से मान लो 20 लोगों को लैंड कहाँ से मिल गई, पहले एक्ट से, या तो उन्होंने ओनर बन गया, या तो उनको सिक्योरिटी मिल गई। और मान लो 10 लोगों को लैंड मिल गई कहाँ से, नॉर्थवुड लैंड मिल गई उनको। और उसके बाद है HP होल्डिंग कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्ट 1971, कंसोलिडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अब इसको समझिए आप कि अब होता क्या है, कई बारी कुछ लैंड लॉर्ड होते हैं बेचारे, छोटे छोटे लैंड्स होते हैं उनके पास, छोटे छोटे लैंड के पैचेस होते हैं। मान लो एक छोटा सा पैच यहाँ पे मेरे पास लैंड का, और दूसरा यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो बीच में जो लैंड है वो हो सके गवर्नमेंट की हो सकती है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये जो लैंड है जो फ्रेगमेंटेड है वो कंसोलिडेट हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पूरी लैंड को, इस जिसकी लैंड है, ये बीच वाली लैंड उसको मिल गई, तो इस तरह से उसके पास एक
सफिशेंट जो लैंड का एक पीस मिल गया। तो अब इसमें क्या हुआ अब हो सकता, अब यहाँ पे जो ये किसके लिए बेनिफिट है, बेसिकली मार्जिनल फार्मर। लैंडलेस तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि उसका लैंड है। अब वो मार्जिनल फार्मर पर छोटे छोटे लैंड के टुकड़ा है, तो सारे इकट्ठे हो गया, तो वो मार्जिन से थोड़ा ऊपर आ गया, उसकी हालत भी सुधर गई। और नेक्स्ट है HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, बहुत है, इसमें इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है कई बारी। HP लैंड टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, इसका सीक्वेंस याद रखे। जो पहला एक्ट था 53 में आया था, 58 में इम्प्लीमेंट हुआ था। दूसरा जो नौ तोड़ था 68 में आया था। उसके बाद लैंड रिफॉर्म जो एक्ट था वो 1972 में आया था। अब इसमें जो मेन फोकस था दैट इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो इंटरमीडिएट है बीच में, चाहे वो ज़मींदार है चाहे कोई और है, उनको दूर करना। उसके बाद है बोथ ऑक्यूपेंसी एंड नॉन ऑक्यूपेंसी, जैसे ऊपर था। अब जो नॉन ऑक्यूपेंसी है, जो टेनेंट्स है वो अपने मालिक से जिसके नाम लैंड है उससे खरीद सकता है। और इसमें अब एक एक्सेप्शन भी है। अब ये मान लो कि मैं लैंड लॉर्ड हूँ, बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड हूँ मैं, तो अगर मेरे पास लैंड है तो ये लैंड टेनेंसी एंड रिफॉर्म एक्ट क्या बोलता है कि जो मेरे नीचे जो काम करता है, चाहे वो ऑक्यूपेंसी है जो नॉन ऑक्यूपेंसी है, वो मुझसे लैंड ले सकते हैं वापस, और उन्हें मुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और लैंड उनके नाम हो जाएगी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या दे रखा है, पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेस, अगर ज़मींदार आर्म फोर्स के लिए काम कर रहा है तो उससे उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, और विडो को भी एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, और अनमैरिड जो वुमेन है उनको भी एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, राइट। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इसी एक्ट के अंदर HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, अब भी न्यूज़ में रहता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब जो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको नहीं परचेज कर सकता कौन, ऐसा आदमी जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हो, और ये है कोई का सेक्शन 118। अब इसको थोड़ा समझे क्या है। अब सेक्शन 118 क्या बोलता है, लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट 1972 का। अब देखिए हमारी जो स्टेट है इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनके नाम ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड है। अब जो ऑलरेडी जिनके नाम एग्रीकल्चर लैंड है वो कहीं भी हिमाचल में ट्राइबल एरिया को छोड़कर कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर सकता है। और दूसरी तरह के वो लोग हैं, भले ही वो हिमाचल के बोनाफाइड है, इनके पास यहाँ वोटिंग कार्ड है और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बट उनके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अब वो कभी आए थे हिमाचल तो यहीं बस गए, बट उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अब सवाल ये कि अब देखिए एक थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे, मालूम मैं हूँ, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड ऑलरेडी है, मेरा पड़ोसी है उसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो अब क्या है कि मैं तो एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड है, बट जो मेरा पड़ोसी है वो एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको परचेज नहीं कर सकता। अब ये ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, ये इसलिए कर रखा है ताकि कोई बाहर वाले यहाँ पे ना आ सके, क्योंकि जो बाहर वाले जो लोग हो गए, देखो अंदर तो बहुत कम लोग हैं, तो कुछ ही % ऐसे लोग हैं जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट है। अगर ये ओपन कर दिया जाए तो फिर बाहर वाले लोग भी एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे हिमाचल के अंदर, तो वो क्या करेंगे अपने जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से या किसी और तरीके से यहाँ पे लैंड को परचेज़ करेंगे। तो इस तरह से जब यहाँ पे अभी जयराम जो गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने यहाँ पे एक बात करी थी कि हम जो सेक्शन 118 है उसमें कुछ चेंजेस लाने की बात की थी, और उसमें जो चेंजेस लाने की बात की थी ये यही थी कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है एग्रीकल्चर वर्सेस नॉन एग्रीकल्चर उसको ख़त्म करना था। बट ऐसा नहीं था क्लियरली बताया गया कि उसमें कि जो बाहर वाले लोग हैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है या उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बेनिफिट उनको मिल सकता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई तो बाहर वाले कोई दूसरे तरीके से हिमाचल में आ सकते हैं और लैंड को ले सकते हैं। तो इसलिए बाद में ये स्टेप गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा क्योंकि हिमाचल में प्रोटेस्ट हो गई थी। तो अब समझ गए होंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये सेक्शन 118 है जो डिस्क्रिमिनेट करता है किसके बीच में, जो डिफ्रेंशिएट करता है एग्रीकल्चरिस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में, राइट। तो अब देखिए ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ये अपने आप में इसके ऊपर कभी वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 72 का है, इसका पहला काम था इसका एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और उसके बाद कुछ यहाँ एक्सेप्शन थे जो यहाँ पे दिए गए थे आर्म फोर्सेस को, विडो एंड अनमैरिड और कोई और विकर होगा उसको बचाने के लिए। और उसके बाद ये सबसे जो बड़ी चीज़ है जो हमेशा कंट्रोवर्सी में आता है दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड।
सेक्शन 118। और नेक्स्ट है HP विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974। और देखो यहाँ पे एक शब्द है, यह है शामलात लैंड, और एक शब्द था यहाँ पे क्या, नौतोड़। अब दोनों में फ़र्क है। देखो नौतोड़ में भी क्या होना है, जो सरकारी ज़मीन है वो लोगों को दी जाएगी, बट इसमें क्या होगा, लोगों को इंडिविजुअली दी जाएगी लैंड। अब नौतोड़ लैंड के ऊपर वो अपने तरीके से वो काम कर सकता है, उसको इधर उधर भी दे सकता है, किसी को उस पर घर भी बना सकता है। बट जो शामलात लैंड होगी वो लैंड इस तरह की होगी, वो इंडिविजुअली किसी को नहीं दी जाएगी, और वो लैंड हमेशा किसको दी जाएगी, एक कम्युनिटी को दी जाएगी, विलेज कम्युनिटी को दी जाएगी। और किसको दी जाएगी यहाँ पे, को शेयरर, किसी इंडिविजुअल लैंड नहीं होगी वो, और वो पूरे विलेज की होगी। बट गवर्नमेंट ये बोलेगी कि पूरा विलेज एज ए कम्युनिटी या एज ए ग्रुप उस लैंड को यूज़ कर सकता है। तो अब अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको 50 लोग थे, 20 को लैंड मिल गई, फिर 10 को और मिल गई, मान लो 10 को और मिल गई। अब 10 लोग ऐसे अभी भी उनके पास लैंड नहीं है। अगर अब भी उनके पास लैंड नहीं है तो वो चाहे तो जो ये शामलात लैंड है, इसमें कम्युनिटी के साथ मिलके वो लैंड के ओनर बन सकते हैं। अगर इंडिविजुअली वो नहीं है ओनर, दे कुड बी ओनर ऑफ लैंड एज ए कम्युनिटी वो लैंड करे। अब यहाँ पे क्या बात बताई गई है, नो पार्टीशन, उसका बंटवारा नहीं कर सकते वो कॉमन ही रहेगी। अब कॉमन किसके लिए रह सकती हो, या तो अपने पशुओं को वहाँ चुगाएंगे, या तो कोई वहाँ पे कोई घास वगैरह उगा सकता है, या तो कोई कम्युनिटी का जो कोई फंक्शन होगा उसको वहाँ पे कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं होगा, और ना ही इसको ट्रांसफ़र कर सकते, ना ही इसको सेल कर सकते, ना ही इसको किसी को गिफ्ट दे सकते, और ना ही कोई रेजिडेंस बनेगा यहाँ पे, और ना ही कोई काव शेड बनेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो पर्पज़ होगा इसका, और देखिए 50% जो लैंड होगी वो ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए दी जाएगी, या तो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के लिए दी जाएगी। और 50% जो लैंड होगी अलॉटेड टू लैंडलेस पीपल को भी अकेले नहीं दी जाएगी, वो भी एज ए ग्रुप ही प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं ये लगता है कि यहाँ से एक बात समझ सकते हो कि गांव के अंदर अब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास लैंड नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसके पास लैंड होगी। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो उसके पास शामलात लैंड होगी, क्योंकि वो कम्युनिटी में उस लैंड को यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे HP सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, HP सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972। अब नेक्स्ट था यहाँ पे कि अब इसके बावजूद भी एक लिमिट होनी चाहिए कि एक इंसान, एक हाउस होल्ड कितनी लैंड एक्वायर कर सकता है। अब यहाँ पे हाउस होल्ड में बताया गया था, क्योंकि ऐसा ना करे कि कुछ लोग अपने नाम कर दे, कुछ अपने बच्चे का नाम कर दे। तो जो हाउस होल्ड है इसमें हस्बैंड वाइफ की बात की गई है, और 3 माइनर उसके जो चाइल्ड हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पे एक सीलिंग लगा रखी है कि कितनी लैंड वो मैक्सिमम एक्वायर कर सकते हैं, कितनी लैंड को पोजेस कर सकते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले है और देखो इसका जो मकसद था, कंट्रोलिंग कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स। सिंपल सी बात है कि अगर हम लिमिट नहीं रखेंगे तो नेचुरली क्या हो जाएगा, जो लैंड है वो कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेट होगी। तो इसका मेन जो मकसद था, टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन अ फ्यू हैंड्स। और अब ये सभी जो हाउस होल्ड्स है, फैमिलीज है, उन्हें बंटनी चाहिए। अब इसके लिए देखो, अगर इरिगेशन लैंड है, इरिगेशन होता है वहाँ पे 2 क्रॉप अगर लैंड बना सकती है साल में, तो वहाँ पे सिर्फ 10 एकड़ है, 10 एकड़ लैंड ही एक्वायर की जाएगी। और जहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप लगती है, इरीगेटेड है, वहाँ पे सिर्फ 15 एकड़ हो गई। और अगर ऑर्चर्ड है तो फिर 30 है। और अगर ST एरिया हो गया और कुछ बड़ा टफ एरिया हो गया, जैसे बड़ा बंगाल कांगड़ा का हो गया, पांगी, बरनौर, किन्नौर, तो वहाँ पे है 70। तो इस तरह से ये सारे एक्ट है। तो यही एक्ट आपको समझना है, इन्हीं को लिखना है। इनके इतने, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आप 20 मार्क कर आराम से आंसर लिख सकते हो। तो फिर से इसको समराइज़ कर रहा हूँ। तो मेन मकसद ये था कि लैंड लॉर्ड को ख़त्म करना है,
और छोटे छोटे जो लैंड होल्डर्स है उनको लैंड प्रोवाइड करनी है, या लैंड पीपल को लैंड देनी है। बाहर वालों से लोग लैंड को बचाना है। और दूसरा जो वेस्ट लैंड, जो गवर्नमेंट लैंड है, उसको यूज़ में लाना है उन लोगों को दे के। तो ये अपने आप एक लैंड रिफॉर्म के ये ऑब्जेक्टिव थे। और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस तरह से गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो रिफॉर्म्स लाए, ये सारे इस तरह से रिफॉर्म्स हैं। अब देखिए, अब इन अब जब हम इन रिफॉर्म्स को देखते हैं तो इन रिफॉर्म्स का एक एंड रिजल्ट निकलता है कि इस टाइम हमारी स्टेट के पास क्या पोजीशन है लैंड की। अभी आपके सर्वे में भी दे रखा है, तो उसके लिए आप जो हमारी सर्वे वाली बुक है उसको रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, अभी टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो जो मेरी जो वीडियो थी इकोनॉमिक सर्वे वाली, उसमें मैंने पहले डिस्कस किया था ये। तो अब देखिए, अगर सभी को लैंड मिलेगी, जितने भी हमने अब तक एक्ट्स पढ़े हैं, उन एक्ट का रिजल्ट इस ग्राफ में दिखेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एक्ट थे, जो हमारी पॉलिसी थी, वो सक्सेसफुल है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सही हुआ तो ये जो एक्ट है ये नहीं सक्सेसफुल है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया गया है, सबसे पहले है साइज ऑफ होल्डिंग, लैंड होल्ड करने की साइज। उसके बाद है कैटेगरी, और उसके बाद है नंबर ऑफ होल्डिंग्स, और नेक्स्ट है एरिया लाख हेक्टर में है और परसेंटेज में भी है। और ये क्वेश्चन मेंस में 4 नंबर में पूछा हुआ है साइज। तो यहाँ पे साइज किस तरह के हमारे पास, जिसको हम कैटेगरी बोलेंगे, सबसे पहला आएगा मार्जिनल, फिर है स्मॉल, फिर है मीडियम, सेमी मीडियम, फिर है मीडियम, फिर है लार्ज। अब मार्जिनल वो आदमी होगा जिसकी बिलो 1 हेक्टेयर लैंड होगी। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होगी वो आ गया मार्जिनल में। जिसके पास 1 से 2 के बीच आ गई वो आ गया स्मॉल में। जिसके पास 2 से 4 हो गई वो आ गया सेमी मीडियम में। जिसके पास 4 से 10 है वो आ गया मीडियम में। और जिसके पास अबव 10 से ऊपर है वो आ गया लार्ज में। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, राइट। तो किस तरह से हमारी कैटेगरी है, लैंड की जो साइज़ है उसकी होल्डिंग के अकॉर्डिंगली मार्जिनल, मीडियम, सेमी मीडियम एंड लार्ज। अब उसके बाद है नंबर ऑफ होल्डिंग्स है लाख में। अब नंबर ऑफ होल्डिंग का आप सिंपल सा मतलब समझिए, जिसको हम बोलते हैं खेत। अब कोई बड़ा खेत होता है, कोई छोटा खेत होता है। अब जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास 69.78% होल्डिंग। अगर सभी खेत मिला के, चाहे छोटे बड़े जितने भी हैं, मान लो 100 खेत है, तो उनमें से जो 100 खेत में से 69% जो खेत है वो किस कैटेगरी में आता है, मार्जिनल। मतलब ऐसे खेत जो 1 हेक्टेयर से भी कम है। और एरिया कितना है इनका, 28.63%। 28.63 एरिया के ऊपर 69.78 पीस ऑफ लैंड है, जो किस कैटेगरी में आता है, मार्जिनल में। और अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आप जो मेरी वीडियो एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, वहाँ पे जाके देखें, वहाँ मैंने और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसी तरह से जो स्मॉल है उनके पास है 18.17% ऑफ टोटल होल्डिंग्स, ऑफ टोटल खेत समझ लो। और एरिया कितना है ये टोटल का, 25.55%। अब आप समझ गए होंगे, एक तरफ हम एरिया की बात कर रहे हैं और एक तरफ कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात। नंबर ऑफ यूनिट्स से मतलब है कितने यहाँ पे खेत है। उसी तरह से जो सेमी मीडियम है, यहाँ पे है 8.84% यूनिट्स। और एरिया ये कम है, 24.14%। और उसी तरह से मीडियम के पास है 2.12
87 यूनिट्स और एरिया है 16.39%। और लार्ज के पास जो यूनिट्स है वो बहुत कम है, वो है 0.34% यूनिट्स, और जो कि एरिया बनता है कितना 5.29%। और यहाँ से आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब है कि हमारी स्टेट के अंदर जो लैंड है दैट इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, काफ़ी हद तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है और मैक्सिमम लोगों के पास लैंड है। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे लैंड है, तो सबसे जो ज़्यादा लैंड है यहाँ पे 28.63% लैंड एरिया, और जो कि यूनिट्स जो खेत वो कितने बनता है 69%, वो मार्जिनल फार्मर्स के पास है, छोटे छोटे किसानों के पास है, अच्छे से बंटी हुई है। और अगर हम देखें लार्ज जो फार्मर है, अगर उनके पास देखें जो बड़े बड़े किसान हैं, उनके पास सिर्फ 0.34% ही होल्डिंग्स है, इतने ही यूनिट्स है, जो कि पूरे लैंड का कितना पार्ट बनता है 5.29%। तो आप समझिए यहाँ पे, तो जो बड़े बड़े जो हमारे पास खेत है वो टोटल खेतों का 0.34% ही है। और अगर वो पूरा जो पूरे खेत है वो लैंड का कितना पार्ट है टोटल का, दैट इज़ 5.29%। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है हमारे पास यहाँ पे, जितने भी मैंने पीछे हमने एक्ट पढ़े थे। और वो देखो, सबसे पहले हमें लैंड में रिफॉर्म चाहिए था, रिफॉर्म की मैंने बात की थी। रिफॉर्म क्यों चाहिए हमें, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे पास? एक तो लैंड लॉर्ड सिस्टम ख़त्म करना है, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देनी है, राइट। और दूसरा बाहरी राज्यों से बचाना है अपने आप को, और चौथा अपने जो सरकार की जो लैंड है, जो वेस्ट लैंड है, उसको यूज़ करना है। और इस सब का अल्टीमेट मकसद क्या है? जो सभी लोग हैं उनके पास लैंड जानी चाहिए, और कुछ ही लोगों के पास लैंड नहीं रहनी चाहिए। और इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया, और इसके रिज़ल्ट आगे देखने थे, उसके लिए क्या लेके आए हम, जो हमने पीछे सारे एक्ट्स पढ़े थे। और अगर उन एक्ट्स को भी हम सही से देखें कि उनके एंड रिज़ल्ट क्या निकला है, वो कौन दिखाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग का जो ये चार्ट है। तो ये आपका एंड रिज़ल्ट बन गया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन ये है, राइट ए ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप आंसर ऑन लैंड रिफॉर्म इनेक्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश, and at what extent these acts are successful to bring uniformity and equality as far as a land reform and land distribution is concerned। तो इसके लिए आपको ये पहले आप इस आंसर के पहले आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे, उसके बाद जो इनेक्टमेंट जो लॉ है उसमें क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा इस आंसर का वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो इसी तरह से ये टॉपिक कंप्लीट। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना, और कल मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें शायद इस आंसर के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे टाइप आंसर ऑन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और इनेक्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश and at what extent these could be seen as successful story as far as land reform and land distribution is concerned। से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, राइट एन ऐसे टाइप आंसर ऑन लैंड रिफॉर्म एक्ट और इनेक्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश, and at what extent these acts could be seen as a successful story as far as land reform and land distribution is concerned। तो इसको आप ट्राई करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा और साथ में इस आंसर को भी डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।